हे दोस्तों, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप एक कॉपी कैट हो तो शायद आपको ये मेरी बात अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन सच में हर कोई किसी न किसी की कॉपी कर रहा है। तो दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे और हमारी जो बुक है वो भी इसी टॉपिक पर है। एंड हमारी इस बुक का नाम है कॉपी कैट मार्केटिंग। अब मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि हम किस तरीके से चीज़ों की कॉपी करते हैं और जहाँ हमें कॉपी करनी चाहिए वहाँ पर हम कॉपी नहीं करते। जैसे कि अमीर लोग बहुत ज़्यादा अमीर होते जाते हैं, लेकिन हम उन लोगों की कॉपी करके कभी भी अमीर नहीं बन पाते। हम बस छोटी छोटी चीज़ों में कॉपी करते हैं। सो इस बुक में ऐसे 7 चैप्टर्स बताए गए हैं जिसकी वजह से आप भी रिच बन सकते हो, सक्सेसफुल हो सकते हो। सो मैं ये सारे चैप्टर्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एंड डिस्क्राइब करने की कोशिश करूंगी। एंड आई होप आपको ये बुक अच्छी लगे। जैसे कि मैं आपको नाम बता चुकी हूँ, कॉपी कैट मार्केटिंग 101, एंड इसके जो ऑथर हैं वो हैं वर्क हेजेस। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए मैं इस बुक को स्टार्ट करती हूँ। एंड हाँ, स्टार्ट करने से पहले अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस बुक का फर्स्ट चैप्टर है हम नकलचियों की दुनिया में रहते हैं। मतलब हर कोई किसी न किसी की कॉपी ही कर रहा है। ऑथर बोलते हैं कि बच्चे कभी बड़ों की बात सुनने में माहिर नहीं होते, लेकिन वे उनकी नकल करने में कभी नहीं चूकते हैं। ऑथर बोलते हैं आजकल हम हर चीज़ की नकल करते हैं। लाइक अगर कोई नया फैशन ट्रेंड आया है तो हम उसकी तरह कपड़े पहनने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से सामने वाला खा रहा है उसकी तरीके से खाने की कोशिश करेंगे। वो जो कर रहा है वो काम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक चीज़ में हम हमेशा पीछे रह जाते हैं, वो होता है कि हम दौलत बनाने की नकल का अभी तक कोई भी तरीका नहीं खोज पाए हैं। हम में से हर एक को खास गुणों और योग्यताओं का वरदान मिला है, जिनकी बदौलत हम अनूठे बनते हैं, मतलब सबसे अलग बनते हैं। कुछ लोग बहुत अच्छे डांसर होते हैं, जबकि कुछ लोग बहुत अच्छा गाना गाते हैं। बाकी कुछ लोग ऐसे होते जो सही से अपने पैर भी नहीं चला पाते। कुछ लोग आर्टिस्ट होते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक मामूली सी तस्वीर भी नहीं बना पाते, जैसे कि मैं। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा कि हम कॉपी करने में कितने ज़्यादा माहिर हैं? इस फील्ड में हमारे अंदर जो टैलेंट है ना, वो कूट कूट के भरा हुआ है। ऑथर कहते हैं कि चाहे हम कहीं भी रहते हो या फिर हमारी योग्यता कितनी भी हो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई अमीर है या गरीब है, काला है, गोरा है, आदमी है या महिलाएं हैं। हम सभी नकल करने में बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं। तो फिर हम दौलत बनाने की नकल का तरीका क्यों नहीं खोज पाए? ऑथर बोलते हैं कि हमने नकल करना उसी दिन से स्टार्ट कर दिया था जब हम पैदा हुए थे। हमने भाषा की नकल की, हमने खाने पीने की नकल करी, हमें कैसे चलना है, कैसे बैठना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, हर चीज़ की हम बचपन से ही नकल करते आ रहे हैं। स्कूल पहुंचने के बाद हम लेटर्स की नकल करते हैं, रीडिंग कैसे करते हैं उसकी नकल करते हैं, और जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम कार चलाने की नकल करते हैं। और हम अगर किसी एक्टर को एक्टिंग करते हुए देखते हैं तो उसकी नकल करते हैं, सिंगर को सिंगिंग करते हुए देखते हैं तो उसकी नकल करने लगते हैं, डांसर को डांस करते हुए देखते हैं तो उसकी नकल करने लगते हैं। मतलब वो हमेशा से सिर्फ कॉपी करते हैं। जब इंटरव्यूज़ पे हम जाते हैं तो आपने भी देखा होगा, हम बहुत सारी वीडियोस देखना स्टार्ट कर देते हैं। इस क्वेश्चन का कैसे रिप्लाई करना है, क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे, तो हम हर चीज़ की बचपन से ही नकल करते आ रहे हैं। लेकिन हम सब में एक ही प्रॉब्लम यही है कि हमें आज तक ये नहीं पता कि अमीर लोग कैसे अमीर होते जा रहे हैं। जब उनका तरीका हम आजमाने की कोशिश करते हैं तो हमसे बस वही नहीं हो पाता। हम बस अमीर बनने की नकल नहीं कर पाते और हमेशा गरीब के गरीब ही रह जाते हैं। दोस्तों, कम से कम 95% ऐसे लोग हैं जो नौकरियां करते हैं और उन्हीं लोगों की हम नकल करते हैं। लेकिन हम कभी भी उन 5% की कैटेगरी में आना ही नहीं चाहते जो अपना बिजनेस करते हैं, जो अपनी चीज़ों में सक्सेसफुल होते हैं। हम उनकी तरह बनना ही नहीं चाहते, हम उन्हीं की नकल नहीं कर पाते हैं। और जो लोग नौकरी करते हैं वो अगर एक बार को सोचते भी है ना बिजनेस करने का, तो कुछ ना कुछ अगर प्रॉब्लम आ जाती है ना, तो वो फिर से वो सब छोड़कर फिर से अपनी उसी दुनिया में आ जाते हैं कि 9 to 5, 9 to 7 वाली। ऑथर बोलते हैं कि अगर हम सच में सीरियस होकर उस दरवाजे पे जाना चाहते हैं जहाँ पे सिर्फ 5% लोग हैं ना, तो उसके लिए हमें और ज़्यादा गंभीर होना होगा और ये सोचना होगा और वो दरवाज़ा खोलना होगा जहाँ से हम भी अमीर बन सकते हैं या फिर अपना कुछ स्टार्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 2, सच्ची दौलत क्या है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सच्ची दौलत क्या होगी? एक बार मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। सो ऑथर बोलते हैं अगर आपको लोगों को बताना पड़े कि आप अमीर हैं तो आप नहीं हैं। अगर हर किसी को आपको एक एक करके बताना पड़े कि मैं अमीर हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं अमीर हूँ, तो इसका मतलब आप सच में अमीर हैं ही नहीं, क्योंकि लोग ही नहीं जानते आपको।
ऑथर बोलते हैं कि एक बात तो तय है, दौलत का मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है। ऑथर बोलते हैं मेरे लिए दौलत का मतलब यह नहीं है कि मैं मनचाही चीजें खरीद सकूं, हालांकि ये फायदा कुछ कम नहीं है। मेरे लिए सच्ची दौलत का मतलब है पूरी स्वतंत्रता, मतलब इंडिपेंडेंसी, पूरी तरीके से आज़ादी। ऑथर बोलते हैं कि दौलत की मेरी डेफिनेशन ये है कि दौलत का मतलब इतना पैसा और समय होना है ताकि आप जो चाहें जब चाहें कर सकें। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अरबपति बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ पद पर इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि उन्हें करना ही पड़ेगा, या फिर इसलिए क्योंकि वे इसे करना चाहते हैं? आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताओ किस लिए कर रहे हैं। ऑथर बोलते हैं कि बिल गेट्स के पास इतना पैसा और समय है कि वे जो चाहे जब चाहे खरीद सकते हैं। कारण यह है कि बिल गेट्स ने आमदनी नहीं कमाई, उन्होंने तो सच्ची दौलत कमाई है। मतलब उनके लिए सच्ची दौलत का मतलब है स्वतंत्रता। हर इंसान हमेशा पैसों के लिए काम नहीं करता, ये चीज हम पहले भी बता चुके हैं कि दौलत का मतलब हर किसी के लिए अलग अलग होता है। तो हमें हमेशा लोगों को जज नहीं करना चाहिए ये अभी भी इस पोजीशन पे शायद पैसों की वजह से काम कर रहा है। आगे बोलते हैं दौलत का मतलब है चुनने की स्वतंत्रता। चैक फिनी भी आर्थिक दृष्टि से बिल गेट्स के समूह में ही है। चैक फिनी का आपने नाम नहीं सुना होगा, मैं आपको बता देती हूँ। दुनिया भर के हवाई अड्डों में सैकड़ों ड्यूटी फ्री दुकानों के संस्थापक फिनी के पास अरबों डॉलर की संपत्ति है। इसको ज्यादा अच्छे से समझाने के लिए ये कह सकते हैं कि उनके पास अरबों डॉलर की संपत्ति थी। 1984 में फिनी ने अपनी 3.5 बिलियन डॉलर की संपत्ति का 99.5% हिस्सा एक परोपकारी संस्था को दान कर दिया। आज वे दुनिया भर में समाज सेवा करने के खातिर अपना पैसा और समय दान कर रहे हैं। दोस्तों, बिल गेट्स और चैक फिनी दोनों ही यह बात अच्छी तरह समझते हैं कि सच्ची दौलत का मतलब है यह चुनने की पूरी स्वतंत्रता कि आप अपना समय और आप अपना पैसा कैसे खर्च कर सकते हैं। दोस्तों, गेट्स ज्यादा दौलत बनाने में समय खर्च करने का विकल्प चुन रहे हैं, जबकि फिनी ने अपनी संपत्ति दान करने में अपना समय लगाया। दोनों में सही बात है सच्ची दौलत, जिसकी वजह से इन दोनों ने अलग अलग चीजें चुनी है अपने लिए। आगे ऑथर बोलते हैं कि अपना समय समझदारी से खर्च करें। दोस्तों, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सच्ची दौलत का मतलब है ढेर सारा पैसा जिससे आप अपनी आर्थिक या भौतिक चीजों को खरीद सको, लेकिन सबसे समझदार लोग समझते हैं कि सच्ची दौलत का मतलब होता है ज्यादा चीजों में सक्षम होना ही नहीं, उसका असल मतलब है अपनी मनचाही चीजों के लिए ज्यादा समय होना। अब दोस्तों, इस बात पर गौर कीजिए कि आप बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके और एक नर्सिंग होम में पड़े हुए हो और आपके सामने अपनी ज़िंदगी की सारी रील घूम रही है कि आपने क्या किया क्या नहीं किया। तो आप लोगों को इस चीज़ का अफसोस होगा कि आपने वो बहुत बड़ा महंगा घर नहीं खरीदा, या फिर इस चीज़ का अफसोस होगा कि आपने अपने बच्चों को वो समय नहीं दिया जिस समय की उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। अब आप खुद सोचिए कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट होगा। अब बताइए आपको किस बात का अफसोस होगा, इसका कि आपने ऑफिस में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था लेकिन आपको प्रमोशन नहीं मिल पाया, या फिर इस चीज़ का अफसोस होगा कि आपने अपने घर वालों के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं किया। जब हम इस दुनिया से जाते हैं ना, तो हम बहुत सारे अफसोस लेके चले जाते हैं कि काश उस समय मैंने ये काम कर लिया होता। अब मैं आपको बताती हूँ कि सच्ची दौलत कैसे बना सकते हो। दोस्तों, दौलत बनाना और सैलरी आना, इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। यह पैसे के बदले समय के जाल से भिन्न है। मतलब आप अगर किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो तो वहाँ पर आप अपना समय दे रहे हो और वही समय का वो लोग आपको पैसा दे रहे हैं। सच्ची दौलत का इकलौता तरीका है आप अपने समय, पैसे और प्रयोगों की लिवरेजिंग करना, ताकि 10 घंटे के काम के बदले 100 घंटे, यहाँ तक कि 1000 घंटे का भुगतान मिले। आपने देखा होगा कि अमीर लोग ज़्यादा अमीर इसलिए बनते हैं क्योंकि वे अपने पैसे को लंबे समय तक इन्वेस्ट करके लिवरेज का फ़ायदा उठाते हैं। जो आम मिलियनियर्स होते हैं वो बरसों तक अपनी 20% आमदनी बचाकर और समझदारी से उसको इन्वेस्ट करके अपनी दौलत कमाता है। अमीर लोग इसी तरह अमीर बनते हैं और बने रहते हैं, लंबे समय तक इन्वेस्ट करके और अपने पैसों से अपने लिए काम करवाकर। दोस्तों, इनकम कमाने और दौलत बनाने में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। इनकम बनाना एक आपातकालीन कार्य है, आपको पूरा दिन काम करना पड़ता है क्योंकि काम बंद तो आपकी इनकम भी बंद होगी। दौलत बनाना पूरी तरीके से स्थायी है, मतलब आप पैसे के बदले समय के जाल से बच जाते हैं क्योंकि आप अपने पैसे और समय दोनों से अपने लिए काम करवाते हैं। दोस्तों, पुरानी कहावत है कि
समय ही धन है। देखिए, लिवरेज की शक्ति की वजह से आज यह कहावत पहले से ज्यादा सच है। ये बात तो पूरी तरीके से तय है कि हम सभी के पास एक बराबर पैसा नहीं है, लेकिन ये बात तो पूरी तरीके से पक्की है ना कि हम सभी को बराबर टाइम मिला है। इसलिए अपने समय की ना गंभीरता को समझिए। इसीलिए सही तरह से लगाया गया समय पैसे जितना ही मूल्यवान होता है, उतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। दोस्तों, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई आदमी कितना बड़ा बिलियनर है या फिर भिखारी, हम सभी के पास एक बराबर समय होता है। एक दिन में 24 आवर्स, एक हफ्ते में 168 आवर्स एंड एक महीने में 672 आवर्स एंड पूरे साल में 8064 आवर्स। दोस्तों, दौलत बनाने की जो कुंजी है ना, वो ज्यादा समय उत्पन्न करना नहीं है, क्योंकि यह तो असंभव है। कुंजी तो आपके पास मौजूद है, समय का पूरा फायदा उठाना। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 3rd, सामान्य बुद्धि, पैसे के बदले समय देना। सारा दिन काम करो, घास पर जियो, जब तुम मरते हो तो स्वर्ग नहीं जाते हो। ऑथर बोलते हैं कि मैं हमेशा अपने सेमिनार में कहता था कि ज्यादातर लोग 40-40-40 योजना पर चलते हैं। वे हफ्ते के 40 घंटे काम करते हैं, 40 साल तक ऐसा ही करते हैं और जब वो रिटायर होते हैं तो उनको $40 की घड़ी मिलती है। लेकिन हमारी जो दुनिया है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बदल रही है, तो अब इस रूल को हटा के अब ये रूल हो गया है कि 50-50-50 योजना पर चलता है। आजकल हम हफ्ते में 50 घंटे काम करते हैं, साल में 50 हफ्ते काम करते हैं, 50 साल तक ऐसा ही करते हैं और जब रिटायर होते हैं तो हमें अपनी सैलरी का 50% हिस्से में मिलता है, जिससे हमारा आज भी गुजारा नहीं होता है। अब लेकिन काम के अनुपात में आप ये देखिए कि आपका जो परिणाम है वो कितना मिल रहा है। मतलब आप जितना भी काम कर रहे हो ना, उसके इक्वल टू में आपकी सैलरी कितनी है एंड वो क्या सेटिस्फाइड है। दोस्तों, इसको आप ऐसे निकाल सकते हो कि H into N is equal to I, आवर ऑफ वेजेस into नंबर ऑफ आवर्स यू वर्क एंड इज इक्वल टू आपकी इनकम आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि सामान्य वृद्धि पर आधारित आमदनी बढ़ने का एकमात्र तरीका ज्यादा घंटे काम करना है या फिर प्रति घंटे तनख्वाह बढ़वाना है। देखिए, पहली नजर में सामान्य वृद्धि आपकी आमदनी काफी तर्कसंगत नजर आती है। अब दोस्तों, आप अपनी इनकम को कैसे बढ़ा सकते हो, उसके लिए तो सिर्फ एक ही तरीका है ना कि आप जितने घंटे काम ज्यादा एक्स्ट्रा करोगे उतना आपको ज्यादा पे आउट मिलेगा। अब मैं आपको ये एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। पेंटर और प्रोफेशनल की स्टोरी। जो पेंटर होता है उसका नाम गौरी होता है। 1 घंटे में पेंटिंग और वॉलपेपरिंग बिजनेस का मालिक है। जो गौरी होता है ना, वो बहुत ज्यादा मेहनत करता है। वह सुबह जल्दी ही काम में जुट जाता है और अंधेरे होने तक लगातार काम करता है। संभव होने पर वह वीकेंड में भी काम करता है। अब जो गौरी के काम करने की जो दर है वो $30 प्रति घंटे है, ठीक है। लेकिन यात्रा के समय खर्च, बीमे, टैक्स आदि का खर्चा निकालने के बाद उसे भुगतान की वास्तविक जो उसको मिलता है, वास्तविक जो उसकी इनकम मिलती है वो होती है $20 प्रति घंटे करीब, ठीक है। अगर खुशकिस्मती से गौरी हर दिन 10 घंटे काम करे और सप्ताह में 6 दिन काम करता है तो एक साल में उसकी कमाई कितनी होगी। अब देखते हैं। 1 is equal to $20, मतलब $20 प्रति घंटे कमा रहा है वो। पूरे वीक में 60 घंटे होते हैं, ठीक है, 60 आवर्स होते हैं। उसका अगर करते हैं तो $1200 वो एक वीक में कमा रहा है। अब वहीं पर हम देखते हैं 50 सप्ताह प्रति साल, मतलब पूरे साल में 50 वीक होते हैं, उसके हिसाब से वो $60,000 प्रति वर्ष कमा रहा है, ठीक है। देखिए, $60,000 प्रति डॉलर की रकम कम नहीं होती। बहुत से लोग एक साल में $60 कमाना चाहेंगे, लेकिन गौरी एक साल में इससे ज्यादा कभी नहीं कमा सकता, और वह भी तब जब एक के बाद एक अच्छा काम लगातार मिलता रहे। अब जरा ये देखते हैं कि गौरी अपने बेहतरीन साल की कितनी कीमत चुकाता है। वो पूरे हफ्ते में सिर्फ एक दिन अपने बच्चों और बीवी के साथ रहता है। वे साल में कभी भी $60 से ज्यादा नहीं कमा पाएगा, चाहे वे कितनी ही कड़ी मेहनत क्यों ना कर ले। वे शायद ही कभी काम के बीच छुट्टी लेता है। अगर वो छुट्टी लेता भी है ना, तो वो इतना ज्यादा थका होता है कि वो किसी भी छुट्टी को अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाता। सामान्य वृद्धि पर आधारित आमदनी की खातिर काम करने का सबसे बुरा पहलू यह है कि गौरी को अपने काम का भुगतान सिर्फ एक दिन ही मिलता है। इसका मतलब यह है कि आखिरी चेक मिलने के बाद वह दोबारा पैसे के बदले समय की चक्की चलाने लगता है, ठीक है। अब ये आप समझ गए। अब आगे देखते हैं प्रोफेशनल का, ठीक है, जो कि एक डॉक्टर है, जॉन स्मिथ। वो अपने पूरे साल में $2,50,000 कमाते हैं, ठीक है। डॉक्टर स्मिथ जनरल प्रैक्टिशनर और प्राइवेट क्लिनिक में इलाज करते हैं। उनके पास काम करने के लिए 4 और कर्मचारी
रही हैं, जिसमें से 2 नर्स हैं और डॉक्टर स्मिथ को मरीजों को खुद देखना होता है, इसलिए वे दिन के 8 घंटे काम करते हैं और सप्ताह में 6 दिन मरीजों को देखते हैं। इसके अलावा जो थोड़े बहुत पेपर वर्क होता है ना, उसको करने में उनको पूरा 2 घंटा लग जाता है और हर महीने 2 रविवार बिजनेस संबंधी मामलों में लग जाते हैं। डॉक्टर स्मिथ के पास अब अपनी आमदनी बढ़ाने का एक ही रास्ता है, अपने काम के घंटे बढ़ाना, लेकिन वे पहले ही दिन में 10 घंटे काम कर रहे हैं, इसलिए घर पहुंचने तक वे इतने ज्यादा थक जाते हैं कि वो अपने बच्चों के साथ न खेल पाते हैं, न उनका होमवर्क करवा पाते हैं। दोस्तों, ये सच है कि डॉक्टर स्मिथ बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं, लेकिन उसकी कीमत ये है कि वो काम के कैदी हैं। वे खुद को जाल में फंसा हुआ महसूस करते हैं, नाराज और दुखी हैं, लेकिन उन्हें समझ ही नहीं आता कि इस बारे में क्या करें, इसलिए वे चक्की की तरह पिसते रहते हैं, डॉलर पाने के खातिर अपना समय देते रहते हैं और उम्मीद करते रहते हैं कि हालत कभी न कभी तो सुधरेगी। हालांकि अपने दिल में वे यह बात अच्छी तरह जानते हैं कि ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। सामान्य वृद्धि पर आधारित आमदनी के साथ यही दिक्कत है, अगर काम नहीं करोगे तो उसका आपको पैसा भी नहीं मिलेगा और पैसा कमाने का इकलौता तरीका है काम को बार बार करते रहना। ऑथर बोलते हैं कि भगवान न करे कभी ऐसा हो कि ये पेंटर और ये डॉक्टर घायल हो जाए, जिसकी वजह से वो काम न कर पाए, तो उनके जो घर का जो खर्चा पानी चल रहा है ना, वो भी बंद हो जाएगा। अब दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ कि लिवरेज से पैसे के बदले समय के जाल को तोड़ना। ऑथर बोलते हैं, मैं एक ही शब्द में आपके सवाल का जवाब दे सकता हूँ। लिवरेज। जब आम कर्मचारी पैसों के खातिर समय की अदला बदली करता है तो उसकी आमदनी सामान्य तरीके से बढ़ रही है। इस मामले में समय की एक इकाई धन की एक इकाई के बराबर होती है, मतलब कर्मचारी की आमदनी उसी की 100% कोशिशों का नतीजा है। दूसरी ओर सीईओ अपने कर्मचारियों के माध्यम से अपने समय और योग्यताओं की लिवरेज करता है। अपना 100% कोशिशों के बजाय वे अपने सभी कर्मचारियों की कोशिशों पर लगाता है, अपने सभी कर्मचारियों का एक निश्चित प्रतिशत हिस्सा कमाता है। पॉल गेटी का यही मतलब था जब उन्होंने कहा था, मैं अपनी 100% कोशिशों के बजाय 100% व्यक्तियों की कोशिशों का 1% कमाना चाहूंगा। इसलिए लिवरेजिंग में इतना दम है, आप पूरे समूह की कोशिशों का थोड़ा सा हिस्सा कमाते हैं। मतलब देखा ना आपने दोस्तों कि पैसा किस तरीके से काम करता है। दोस्तों, अभी तक आपको मजा आ रहा हो ना तो प्लीज लाइक कर देना, कमेंट कर देना एंड हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है 4, लिवरेज वाली वृद्धि ज्यादा कड़ी नहीं बल्कि ज्यादा स्मार्ट मेहनत करना। व्यस्त होना ही काफी नहीं है, चींटियां भी व्यस्त रहती हैं। असल सवाल तो ये है कि हम किस काम में व्यस्त हैं। हम लोग होते हैं बोलते रहते बहुत बिजी है, बहुत बिजी है, बहुत बिजी है, पर लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि जिस काम में हम बिजी हैं क्या वो काम हमें उतना प्रॉफिट देगा, क्योंकि चींटियां भी तो बहुत ज्यादा बिजी होती है ना। दोस्तों, बहुत टाइम से मैं आपको लिवरेज कह रही हूँ, अब मैं आपको बताती हूँ कि लिवरेज का मतलब क्या है। जो लिवरेज शब्द है ना, वो लीवर से बनता है, जो एक पुराने फ्रेंच शब्द से आया है, जिसका मतलब है ज्यादा हल्का बनाना। यह लिवरेज की शक्ति का सटीक वर्णन है। कुछ लीवर्स और औजारों का समझदारी से उपयोग करके मुश्किल काम कम कोशिश से समय के लिए किया जा सकते हैं, जिससे वे वाकई ज्यादा हल्के हो जाते हैं। मतलब ये है कि कुछ लीवर्स या औजारों का समझदारी से उपयोग करके जो हमारे मुश्किल काम होते हैं कम कोशिश से और कम समय के लिए किए जा सकते हैं, जिससे वो वाकई ज्यादा हल्के हो जाते हैं। जरा सोचिए, लिवरेज के बिना कार का इंजन बदलने में कितनी मेहनत लगेगी। आपको क्या लगता है कि आपके कार के इंजन को बाहर निकालने के लिए कितने मजदूर लोगों की जरूरत होगी? 5 या 10 या इससे ज्यादा? अब जरा इस बात पर गौर कीजिए कि आपका अगर कार मैकेनिक हो तो वही काम वो कितना ज्यादा समय लेगा करने के लिए और कितनी जल्दी कर देगा और कितनी कोशिश में करेगा। पहले तो वह इंजन के ऊपर एक मजबूत एक बीम पर होइस्ट को सही जगह पर रखेगा, फिर होइस्ट की रस्सियों और जंजीरों से इंजन को बांधेगा और इसके बाद वह पुल रोप को बिजली से चलने वाली मशीन से जोड़ देगा। स्विच दबाते ही इंजन चंद पलों में हवा में उठ जाएगा। यही लिवरेज की शक्ति है। यह समय और प्रयास और पैसे बचाकर अधिकतम प्रोडक्टिविटी को संभव बनाता है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि कॉर्पोरेशन किस तरह लिवरेज का इस्तेमाल करते हैं। लिवरेज का इस्तेमाल करके सदियों से मेहनती लोग अपने कामों को ज्यादा हल्का बना रहे हैं, यानी ज्यादा लाभकारी और ज्यादा प्रोडक्टिविटी से कर रहे हैं। उत्पादकता में वृद्धि का यही मतलब है, ज्यादा मेहनत के बजाय ज्यादा स्मार्ट तरीके से काम करना। ऐसा तरीका खोजना जिससे काफी कम समय में काफी ज्यादा पैसा बनाया जा सके। कर्मचारियों को नौकरी पर रखना वह सबसे स्पष्ट तरीका है जिससे बिजनेस मालिक अपने समय की लिवरेजिंग
लीवरेजिंग करते हैं। फोर्ड मोटर कंपनी से लेकर सोनी तक दुनिया की लगभग हर बड़ी कंपनियां एक अकेले मालिक से शुरू हुई, जिसने कर्मचारियों के माध्यम से अपने समय और योग्यताओं की लीवरेजिंग की है। अब आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ कि अगर हेनरी फोर्ड अकेले ही मॉडल टी कार बनाते तो इसका 100% मुनाफा उन्हीं की जेब में जाता, लेकिन वे जानते थे कि अकेले काम करने पर वे एक साल में 2 कार ही बना पाएंगे। फोर्ड इतने स्मार्ट थे कि उन्होंने अपने समय और योग्यताओं की लीवरेजिंग करके कर्मचारियों को अपने सिस्टम की नकल करना सिखाया। लीवरेजिंग की शक्ति से फायदा उठाते हुए फोर्ड ने हर साल हजारों कारें बनाई और इतिहास के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बन गए। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 5, तीव्र घातीय वृद्धि दौलत बनाने का फॉर्मूला। दोस्तों, अगर आप अमीर बनना चाहते हो ना, तो बस किसी ऐसे व्यक्ति की खोज कर ले जो बहुत सारे पैसे बना रहा हो और वही कर रहा हो जो वह करना चाहता है। तो दोस्तों, ऑथर बोलते हैं कि छोटी छोटी सेविंग से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। उन्होंने एक स्टोरी के थ्रू बताया कि 40 इयर्स की उम्र में ऑस्ट्रेलिया आखिरकार पैसे बनाना शुरू करने में कामयाब हुई। उन्होंने तो पहले पेनी और निकल बचाए, फिर उन्होंने डॉलर के नोट। उन्होंने अपनी एक सेविंग बैंक में जमा कर दी और उसे पलटकर नहीं देखा। वक्त के साथ उनकी सेविंग बढ़ती गई और मूलधन तक बचत पर ब्याज बढ़ता चला गया। 1995 की गर्मियों में जो प्राइमरी स्कूल के ड्रॉप आउट थी और जिनकी आमदनी कभी एक साल में $9,000 से ज्यादा नहीं रही, यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न मिसिसिपी को $1.5 लाख का उन्होंने दान दिया। दोस्तों, अब देखते हैं चक्रवर्ती दुनिया का 8वां चमत्कार है। ऐसा कैसे संभव हुआ? लगभग अशिक्षित और औसत से कम आमदनी वाली आम महिलाएं इतनी दौलत कैसे इकट्ठी कर पाई? ओसियाला हैं जिन्होंने अपने शब्दों में बताया है कि दौलत बनाने का रहस्य है चक्रवर्ती ब्याज। वो बोलती है मूलधन और संग्रहित ब्याज दोनों पर ब्याज का भुगतान। दोस्तों, चक्रवर्ती को डबलिंग कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। इसने इतिहास में इतनी ज्यादा दौलत पैदा की है कि उतनी किसी इन्वेस्टिंग सिस्टम ने नहीं की। चक्रवर्ती की बदौलत आपका पैसा आपके लिए हमेशा काम करता है, भले ही आप काम नहीं कर रहे हो। महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने तो चक्रवर्ती को संसार का 8वां अजूबा कहा था। चक्रवर्ती दौलत बनाने का ऐसा सिद्धांत है जो वॉल स्ट्रीट और बैंकिंग उद्योग में चलाया जाता है। अब मैं आपको 72 का नियम बताती हूँ। आइए समझते हैं इसको। अगर हम 72 के नियम की दुगनी करने वाली अवधारणा पर नजर डालते हैं तो 72 का नियम सरल फॉर्मूला है जिससे आप यह पता लगा सकते हैं कि मतलब कोई भी इन्वेस्टमेंट कितने सालों में डबल होगी। इसका तरीका यह है कि जितना भी आपने इन्वेस्ट किया वो कितने साल में दुगना होगा, यह पता लगाने के लिए सबसे पहले तो जो आपको ईयरली इंटरेस्ट मिलता है वो पता करें। जितना आपको ईयरली इंटरेस्ट मिलता है ना, उसका आप डिवाइड कर दो 72 से। अब इसका जो आंसर आएगा ना, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपका कितने सालों में जो पैसा है ना वो डबल हो जाएगा। मिसाल के तौर पर आप मान लीजिए कि आपने $10,000 की राशि शेयर बाजार में लगाई, जिससे आपको 10% का इंटरेस्ट सालाना लाभ होता है। पिछले 50 सालों में शेयर बाजार का सालाना लाभ मतलब 10%, मतलब जो आपका $10,000 का जो मूल निवेश है, अगर जो आपको सालाना 10% मिलता है, का दुगना करने के लिए आपको कितने साल के लिए इन्वेस्ट करना होगा, उसे हम ऐसे निकालेंगे 72 डिवाइडेड इंटू 10 इज इक्वल टू 7.2 ईयर। मतलब 7.2 ईयर में आपका जो $10 है वो $20 हो जाएगा, मतलब दुगना हो जाएगा। तो ये इस तरीके से हमारा 72 का रूल काम करता है। अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ कि समय धन है। तो सवाल ये है कि आप हजारों डॉलर निवेश किए बिना तीव्र घातीय वृद्धि के जरिए दौलत कैसे बना सकते हैं, या जिंदगी भर इंतजार किए बिना छोटी सी बचत को कई गुना कैसे कर सकते। ऑथर बोलते हैं इस सवाल का आंसर एक सस्ती नकल योग्य या अनुकरणीय अवधारणा में मिलता है जो फ्रेंचाइजिंग और तीव्र घातीय वृद्धि को मिला जुला रूप है। इसे नेटवर्क मार्केटिंग कहा जाता है। ये बात सच है कि दुनिया में ज्यादातर लोगों के पास पैसे नहीं हैं, मतलब उनके पास अगर कोई चीज है तो वो है टाइम। आइए इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि हम सभी अपनी मनचाही चीज करने का नियम निकाल सकते हैं। अगर आप सच्ची दौलत बनाना चाहते हो तो हमें अपने टाइम का सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। हम अपने दिन का शेड्यूल इस तरीके से बना सकते हैं ताकि हमें अपनी मनचाही चीजें करने के लिए कुछ घंटे मिल सके। अब मैं इसके लिए आपको एक इजी सा फॉर्मूला बताती हूँ जो इस बुक में बताया गया है। T × E² = $। T = एक कॉपीकैट मॉडल मतलब टाइम, E = तीव्र घातीय वृद्धि मतलब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एंड $, मतलब आर्थिक स्वतंत्रता मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम। दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि सच्ची दौलत बनाने का यह सरल नकल योग्य या अनुकरणीय
अनुकरणीय तंत्र कारगर है या नहीं। इसकी सफलता में कहीं कोई संदेह तो नहीं है। इसके कारगर होने का सबूत यह है कि मतलब इस बिजनेस की बदौलत हजारों लाखों लोग आर्थिक स्वतंत्रता पा चुके हैं। इसका विश्वसनीय टर्नओवर $100 बिलियन का हो चुका है और यह 10% की सालाना दर से बढ़ रहा है। आगे ऑथर बोलते हैं, मेरे दोस्त, सवाल ये नहीं है कि यह आजमाया हुआ तंत्र कारगर है या नहीं। असल सवाल तो ये है, क्या आप में इसे भापने की भविष्य दृष्टि है, इसे समझने की बुद्धिमत्ता है और इसका फायदा उठाने का साहस है, ताकि आप भी नकल करके दौलत की अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 6 एनर्जी, स्वर्ग में बना जोड़ा। अगर आप आसमान में महल बनाएं, इसका मतलब ये नहीं कि आप एक काम निरर्थक हैं। महल तो वही होने चाहिए जिसके नीचे नींव रख जाए। दोस्तों, इस बुक में एक स्टोरी बताई है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। एक आदमी होता है जिसका नाम हॉर्स्ट हॉवी होता है। वो 1905 के विश्व मेले में पेपर थिन पार्शियल वेफल्स बेचने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। वह सूरज उगने से डूबने तक खड़ा रहता है। अपनी स्टॉल से निकलने वाले लोगों को मुफ्त में इस्तेमाल करने के लिए भी देता है, लेकिन किसी चीज से सफलता नहीं मिल रही होती है। कोई भी उससे वो पेपर थिन वेल्फ नहीं खरीद रहा होता। वो ये चीज देखकर बहुत ज्यादा दुखी था। वहीं पर उसके 2 बूथ छोड़कर जो आइसक्रीम वाला था ना, उस पर भीड़ लगी रहती थी। हर दिन मेले में घूमने वाले हजारों लोग गर्मी और धूप से परेशान होकर उस शॉप पर जाते हैं, या फिर आइसक्रीम लेते थे या फिर पानी की बोतल पीने लगते। ऑनर्स दिन भर देखता कि आइसक्रीम बेचने वाले दोनों हाथों ये जले पर नमक छिड़कने जैसा था। फिर एक दिन ऐसा हुआ जिसके बारे में ऑनर्स ने कभी नहीं सोचा था। एक दिन बहुत ज्यादा धूप पड़ रही थी। आइसक्रीम इतनी तेजी से बिक रही थी कि जिस कप में भरकर बेची जा रही थी, आइसक्रीम वाले उसके पास आया और उससे पूछने लगा, क्या तुम्हारे पास और भी ज्यादा प्लेट्स हैं? अब जो ऑनर्स था उसके पास एक भी प्लेट नहीं थी। उसके पास तो नर्म मीठे फेशियल वल्फ के ढेर थे, जिन्हें कोई मुफ्त में भी लेने को तैयार नहीं हो रहा था। अचानक ऑस्ट के मन में एक विचार आया, क्यों ना वे अपने वेफल का एक कोन बना दे जिससे आइसक्रीम बेची जा सके। उसने अपने विचार पर अमल करते हुए एक वेफल का कोन बनाया और यह जादू की तरह कामयाब हुआ और यह आइसक्रीम कोन के साथ दुनिया की प्रेम कहानी की शुरुआत हुई। आइसक्रीम और ऑनेस्ट के वेफल कोन घोड़ा और गाड़ी की तरह एक साथ सरपट भागने लगे। यह स्वर्ग में बना जोड़ा था। आइसक्रीम कोन रातों रात मशहूर हो गए और 1905 के विश्व मेले की सबसे हिट चीज साबित हुए। आज एक सदी बाद भी आइसक्रीम कोन दुनिया का प्रिय व्यंजन है। आइसक्रीम कोन का प्रसंग सिनर्जी के अवधारणा का बेहतरीन उदाहरण। दोस्तों, अब आप इस चीज को समझ रहे हो कि 2 अलग अलग प्रोडक्ट्स का एक साथ इस्तेमाल करने से मतलब ये तो वही बात हो गई, स्वर्ग में बना जोड़ा। आइसक्रीम कोन सक्रिय सिनर्जी की मिसाल बन गई। आइसक्रीम का स्वाद अच्छा होता है, वेफल का स्वाद अच्छा होता है। लोग हमेशा यही कहते थे। मतलब कभी कभी 2 लोगों के आइडियाज मिलकर भी कोई एक हम वेंचर ओपन कर सकते हैं। जैसे कि आपने ये आइसक्रीम वाली स्टोरी सुनी, एंड आज भी हम लोग वेफल की कोन के साथ ही आइसक्रीम खाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा अब फेमस है, हर कोई उसी के साथ खाता है। ऑथर बोलते हैं हमारी जो हिस्ट्री है ना, वो ऐसी बहुत सी कहानियों से भरी पड़ी है। अलग अलग चीजों से, अलग अलग प्रोडक्ट्स के उत्पादन से अविश्वसनीय रूप से लाभकारी उद्योग का जन्म हुआ और हृदय अवसर पैदा हुए। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं फ्रेंचाइजिंग, मतलब नकलचियों का साकार सपना। दोस्तों, ये बात तो तय है कि बहुत कम लोगों के पास नया कंप्यूटर डिजाइन करने या बनाने, या फिर कार डीलरशिप का मालिक बनने और चलाने, या फैक्स मशीन बेचने वाले रिटेलर स्टोर का मालिक बनने या लायक दिमाग या पैसा होता है। हकीकत तो यह है कि आप इन व्यवसायों की नकल नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें विशेष योग्यताओं का ढेर सारी रकम या दोनों की ही जरूरत होती है। यही फ्रेंचाइजिंग की सुंदर खासियत है। परिभाषा से ही स्पष्ट है कि फ्रेंचाइजिंग के मॉडल की नकल संभव है। अगर आप किसी प्रोडक्ट या सेवा की नकल नहीं हो सकती, तो उसका फ्रेंचाइजी बनना संभव नहीं है। फ्रेंचाइजिंग उपयोगिताओं के लिए सचमुच वरदान है, क्योंकि इसकी बदौलत किसी सफल प्रोडक्ट या सेवा की दुनिया भर में सैकड़ों हजारों जगह पर नकल की जा सकती। एक बार फिर मैकडॉनल्ड इसका आदर्श उदाहरण है। पहला रेस्टोरेंट मतलब सिर्फ कैलिफोर्निया में था। वहाँ खाने वाला लगभग हर व्यक्ति मैकडॉनल्ड भाइयों के सस्ते
हैमबर्गर और फ्रेंच फ्राइज का दीवाना था, लेकिन फ्रेंचाइजी से पहले इन चीजों का स्वाद मतलब स्थायी लोग ही ले पाते थे, जो आसपास के लोग रहते थे, क्योंकि जो रेस्टोरेंट था वो एक ही शहर में था। मॉडल टाउन्स ने अपने हैमबर्गर और फ्राइज को देश के हर एक शहर में पहुंचा दिया। आज के टाइम में 30,000 मैकडॉनल्ड, या मतलब अभी देखा जाए तो और भी ज्यादा होंगे, 119 देशों में, और आज के टाइम में देखा जाए तो कहीं ना कहीं हर जगह नया मैकडॉनल्ड ओपन हो रहा है। अगर फ्रेंचाइजी नहीं होती तो आज हमें भी पता नहीं चलता कि मैकडॉनल्ड का स्वाद कैसा है। ऐसे ही हमारा स्टारबक्स हो गया, पिज्जा हट हो गया, डोमिनोज हो गए, अगर इन सब की फ्रेंचाइजी नहीं होती तो उन्हीं लोगों तक ये सीमित होती जहाँ पर ये है। अब हर कोई अपने बिजनेस का स्टार्ट करता है तो वो यही सोचता है कि हम भी इसको अपने फ्रेंचाइजी मॉडल पे ले जाएंगे। कह सकते हैं कि यहाँ पर लोग अपनी ब्रांडिंग इस तरीके से, उस कंपनी की भी ब्रांडिंग हो जाती है, उस कंपनी को भी प्रॉफिट होता है और जो उसको लेता है उसको भी प्रॉफिट होता है, क्योंकि वो एक जानी मानी कंपनी की फ्रेंचाइजी ले रहा है, राइट। अब दोस्तों, फ्रेंचाइजी कैसे काम करती है इसे शायद मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप समझदार हो, समझते ही हो फ्रेंचाइजी किस तरीके से वर्क करती है। सो आगे बढ़ते हैं एंड हमारा फाइनल एंड लास्ट चैप्टर है 7, नेटवर्क मार्केटिंग, सर्वोत्तम कॉपी कैट सिस्टम। दोस्तों, अब तक हम इस बात से पूरी तरीके से सहमत हो चुके हैं कि डुप्लीकेशन या नकल ही फ्रेंचाइजी की सफलता की कुंजी है। इसके अलावा हम इस बात पर भी सहमत हो चुके हैं कि चक्रवृद्धि के जरिए तीव्र घातीय वृद्धि की दौलत बनाने का सबसे ज्यादा सिद्ध तरीका है। इसलिए ऑथर बोलते हैं कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग को सर्वोत्तम सैनर्जम मतलब अल्टीमेट सैनर्जम कहता हूँ। ऑथर बोलते हैं ये फ्रेंचाइजी की अवधारणा में सर्वश्रेष्ठ पहलुओं को तीव्र घातीय वृद्धि की अवधारणा के सर्वश्रेष्ठ पहलुओं के पास मिला देती है। ये स्वर्ग में बना जोड़ा है। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं सिस्टम ही जवाब है। मतलब देख चुके हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग की जो नकल है वो की जा सकती, इसलिए दौलत बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कॉपीकैट सिस्टम। ये फ्रेंचाइजी जैसी ही अवधारणा है जिसकी लागत कम है, इसमें संयोग या किस्मत के दखल की गुंजाइश ही नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए आप में स्टार प्रतिभा का होना जरूरी है। दोस्तों, मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ कि आप में से कौन कौन लोग हैं जो ये नेटवर्क मार्केटिंग को जानते हैं अच्छे से, और नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है वो बहुत अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। तो प्लीज मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्या पता है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, एंड अगर आपने कभी की हो तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है इसके बारे में। अब आगे ऑथर बोलते हैं सही योजना की नकल करना। एक अच्छा फ्रेंचाइजी बनना दरअसल वैसा ही है जैसा कि एक बड़ी लाभकारी नेटवर्क मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूटरशिप बनाना। दोनों ही के लिए आपको हुनरमंद नकलची के रूप में अपनी ईश्वर प्रदत्ता योग्यताओं का लाभ उठाने की जरूरत होती है। जैसे कि हम सहमत हो चुके हैं, यह गुण हमें पहले से ही मौजूद है। नेटवर्किंग के माध्यम से आप फ्रेंचाइजिंग जैसी अवधारणा की नकल करते हो जिससे सच्ची दौलत मिलती है। दूसरी ओर नौकरी के मार्ग की नकल करने से आपको सिर्फ अस्थायी आमदनी ही मिलती है, मतलब सिर्फ लिमिटेड इनकम ही मिलती है आपको। जब आप किसी फ्रेंचाइजी में पैसा इन्वेस्ट करते हो या जब आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में टाइम इन्वेस्ट करते हो तो आप दरअसल सिस्टम में इन्वेस्ट कर रहे हो। जीरो से स्टार्ट कर आप मैकडॉनल्ड जितना विशाल मल्टी बिलियनर कॉर्पोरेशन बनाने की कोशिश करने के बजाय क्या इसमें ज्यादा समझदारी नहीं है कि सफलता के सबसे ब्लूप्रिंट का अनुकरण किया जाए। सो दोस्तों इसको एंड करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ना डिफरेंस बता देती हूँ फ्रेंचाइजिंग में और नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इन दोनों में से क्या करना है, एंड मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो फ्रेंचाइजी शुरू करने की औसत जो हमारी लागत होती है वो होती है कम से कम $1,00,000 से ज्यादा होती है। पैसे के बदले समय देना, मतलब इसमें नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है आपको शुरुआती सिर्फ $500 का या उससे भी कम लगता है। अब फ्रेंचाइजी में पैसे के बदले समय देना होता है, वहीं पर नेटवर्क मार्केटिंग में आमदनी तीव्र घातीय दर से बढ़ती है, मतलब ज्यादा समय नहीं देना होता। ऐसे ही फ्रेंचाइजी में आपको हर महीने 3 से 10% फ्रेंचाइजी की फीस देनी होती है, वहीं पर नेटवर्क मार्केटिंग में कंपनी आपको अपने संगठन का 3 से 28% भुगतान देती है। फ्रेंचाइजी में जो आपके एम्प्लॉइज होते हैं उनको रखना पड़ता है, वहीं पर नेटवर्क मार्केटिंग में किसी कर्मचारी की मतलब किसी भी एम्प्लॉय की जरूरत नहीं होती। फ्रेंचाइजी में काम फैलने पर बहुत सारे खर्च हो जाते हैं, वहीं पर नेटवर्क मार्केटिंग में घरेलू बिजनेस है, ठीक है। फ्रेंचाइजी आपको स्टोर खोलने की अवधि के हिसाब से काम करना होता है, वहीं पर नेटवर्क मार्केटिंग में अपनी काम के घंटे आप खुद तय करते हैं, ठीक है। वहीं फ्रेंचाइजी में सीमित इलाका होता है और किसी दूसरे का सपना साकार करते हैं, वहीं पर नेटवर्क मार्केटिंग में आपके पास नेशनल एंड इंटरनेशनल का पूरा ही इलाका
होता है और इसमें आप अपना खुद का सपना साकार करते हो। अब आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना आपको इन दोनों में से क्या चीज पसंद आई। एंड फाइनली ये छोटी सी बुक आपको कैसी लगी जिसमें 7 चैप्टर थे एंड सारे के सारे मैंने डिफाइन कर दिए हैं। इस वाली समरी से ही आपका इसमें काम हो जाएगा और ज्यादा उसमें कुछ बात है नहीं, वही रिपीटेडली वही चीजें बार बार बोली गई हैं, इसलिए मैंने आपको शॉर्ट में ही समझा दिया है। एंड आई होप ये समरी आपको अच्छी लगी हो। जैसी भी लगी हो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना एंड उन लोगों के साथ भी शेयर करना जो थोड़ा सा मार्केटिंग के बारे में जानना चाहते हैं, इनकम के बारे में। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना मत। ये ऑडियो बुक सुनो है, यहाँ पर आपको बहुत अच्छी सी बुक समरी, डिटेल समरी आपको मिलती रहेंगी। तो दोस्तों मिलते हैं हमारी नेक्स्ट बुक समरी में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।